Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain. This is an additional lecture for the course Linear Algebra. Uh, अभी एक रिक्वेस्ट थी कि रो ऑपरेशंस की समझ नहीं आती, तो हम आज दो एग्जांपल्स कर लेंगे या एक ही कर लेंगे और रो ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास फॉर द टाइम बीइंग अगर एक सिस्टम है x1 माइनस 2x2 प्लस x3 is equal to 0. 2x2 minus 8x3 is equal to 8. And then we are having minus 4x1 plus 5x2. Then we are having plus 9x3 is equal to minus 9. अच्छा, मैट्रिक्स बनानी तो आप लोगों को आती होगी, वो बनाते हैं। पहला अगर ये है ना, इसके अंदर कितने हमारे पास है, 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2 एंड x3। ठीक है, तो मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे और 3 ही रोज होंगी। ठीक है, पहला जो कॉलम होगा उसके अंदर मेरे पास x1 के कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, तो x1 के कोफिशिएंट्स कितने हैं, क्या क्या है, 1। रोज उतनी होती हैं जितनी आपके पास इक्वेशंस। ठीक है, रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस और कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, वो भी 3 है, 1 2 एंड 3। ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है। तो आपके पास x1 के कितने क्या कोफिशिएंट्स है, पहली रो के अंदर 1 है, 1x1 मैं लिख सकता हूँ ना। दूसरी में x1 को मैं 0x1 लिख सकता हूँ प्लस 2x2। ठीक है, तो ये 0 है। और तीसरी में x1 का कोफिशिएंट -4 है। फिर आपके पास x2 के कोफिशिएंट्स होंगे, दूसरा कॉलम, पहली रो में -2, दूसरी रो में 2, तीसरी में -4, नहीं ये है +5, सॉरी। ठीक है, और तीसरी रो में x3 के कोफिशिएंट्स में इसको +1 x3 लिख सकता हूँ, तो 1 -8 और 9। ठीक है, ये आपका हो गया। और फिर आप लिखते हैं x1 आपके जो x2 और x3 आपके वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दीज इक्वेशंस। ठीक है, और ये जो आपके पास है ना, इधर कांस्टेंट्स आएंगे ये वाले 0 8 एंड -9। अच्छा, अभी क्या करना है, हमारे पास जो होता है, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ ना, फिर हम आगे इसको मैं ए मैट्रिक्स कहूँ, इसको मैं एक्स कहूँ, इसको मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी कह लेता हूँ। अब क्या होता है, हम ए और बी का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लेते हैं इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, x1 x2 और x3 की वैल्यूज फाइंड आउट करें। सबसे पहले एक्लियन फॉर्म बनती है और फिर रिड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म। एक्लियन फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ आपकी जो है ना डायगोनल एंट्रीज के नीचे 0 आता है, लाइक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि ये एक 0 हो जाएगा, एक ये 0 हो जाएगा, फिर इधर डायगोनल एंट्री ये है, फिर ये वाला 0 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ भी 0 नहीं। ठीक है, और रेड्यूस्ड एक्लियन फॉर्म में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज आपकी 1 हो जाती हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को आप 1 कर देते हैं, ये 1 रहेगा, इसको भी हम इस 2 को भी 1 कर देंगे। ठीक है, और ये 9 को भी 1 करेंगे, और ये जो -2 है इसको भी 0, और ये फिर यहाँ पर जो आपका 1 और -8 है इनको भी 0 करेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। अगर मैं अब ए और बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये मेरे पास वही कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, 1 0 -4 -2 2 +5 1 -8 9। और अब मेरे पास ये ए हो गया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आके साथ ये वाली मैट्रिक्स शामिल हो जाती है, 0 8 -9। ठीक है, अच्छा अब बात है कि रो ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना, ये तो 0 बना हुआ है 1 के, पहले मुझे एक्लियन फॉर्म में जाना है। एक्लियन फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज। अच्छा, हम किन चीजों को सिर्फ डील करते हैं, डायगोनल एंट्रीज ये होती हैं। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की केस में आप इस तरह चलेंगे, यहाँ पे से ये 1 2 9 है, ये बाकी जो है ना ये वाली चीज 0 8 और -9 ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है,
ये आपकी ए मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज के नीचे आपके पास 0 होना चाहिए। अब मुझे 1 के नीचे तो 0 चाहिए था, एक 0 है। अब मैंने -4 को 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं -4 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? अच्छा, ये नहीं है कि अब मैं पूरी, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए तो मैं ऐसे कर दूं रो 3 + 4, ठीक है। तो रो 3 के सारे फैक्टर्स के अंदर मैं 4 ऐड कर दूं, ठीक है। इस तरह मेरा सिस्टम जो है वो इनबैलेंस हो जाएगा और अनबैलेंस हो जाएगा। तो मुझे जो है, अगर मैं +4 सब में ऐड कर दूं तो ठीक है, मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, -4 + 4, ये वाला 0 हो जाएगा। बाकी ये इन फैक्टर्स को मैं बाद में देखूंगा, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको जब भी कोई रो ऑपरेशंस करना होता है, वो एक रो के अंदर से दूसरी रो को ऐड या माइनस करते हैं आप, ठीक है। या एक रो, अब मुझे एक रो को ऐड या माइनस करते हैं, उसका हम मल्टीपल भी ऐड या माइनस कर सकते हैं, या सिंपली उन दो को आपस में ऐड और माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ -4 को ये इसको 0 बनाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये मेरा R3 है ना रो, ठीक है, इसके अंदर रो ऑपरेशन हम करें तो R3 + 4 इंटू R1 इरिस्पेक्टिव ऑफ द अदर वैल्यूज, दूसरी वैल्यूज को खातिर में ना लाते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा -4 किसी तरह 0 बन जाए, ठीक है। तो -4 को 0 बनाने के लिए जो है हम ये करेंगे कि मैं R3 के अंदर 4 टाइम्स R1 ऐड कर दूंगा। अब मेरी R3 क्या है, मैं एक फॉर द टाइम बिंग ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। R3 मेरे पास है, मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ, -4, 5, 9 और ये -9। अब मैं इसके अंदर 4 टाइम्स R1 ऐड करता हूँ, 4 टाइम्स R1 के साथ हर फैक्टर से मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 इंटू 1 4, ये -8 और फिर 4 1 दोबारा 4 और 4 0 0। अब मैं इस सब को ऐड कर रहा हूँ, ये मेरे पास R3 + 4 R1, ये एक, यानी कि ये दोबारा R3 के अंदर फैक्टर्स आएंगे, R3 के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। जिस चीज में चेंज आना है उसको आप पहले लिख लें, R3 के अंदर हम चेंज ला रहे हैं तो R3 को पहले लिख लें, और जो चीज उसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसको बाद में लिख लें। मैं R3 के अंदर 4 टाइम्स R1 को ऐड कर रहा हूँ, ये मेरा -1 -4 और 4 ऐड होगा तो ये 0, 5 और -8 ऐड होगा तो ये -3, 9 और 4 ऐड होगा तो 13, -9 और 0 ऐड होगा तो ये -9। अब R3 + 4 R1 ऑपरेशन करने के बाद, ठीक है, मैं एक चीज और लिखता हूं, मुझे ये करना था R3 + 4 टाइम्स R1, ठीक है। मैं एक और काम करता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, मैं यहां पर 4 इंटू टाइम्स R1 के कोफिशिएंट लिखता हूं, 1 -2 1 एंड 0, ठीक है। और जब मैं 4 मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरा ये फैक्टर 4 बन जाता है, ये मेरा -8 बन जाता है, ये 4 और ये 0। अब वो 4 अंदर क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, इस वजह से मैं उसे बाहर से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। ये -4 + 4 0, 5 -8 -3, 9 और 4 13, -9 + 0 विल गेट यू -9, ठीक है। अब मैं इस सारे को थोड़ा सा रेज करता हूँ, तो मैंने कौन सा ऑपरेशन किया, इस तरह से आप साइन बनाने और इसके ऊपर लिख लें R3 + 4 R1, ठीक है। वो क्या आप आपकी R1 और रो 1 और रो 2 के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कहा R3 + 4 R1, जो रो जिस रो के अंदर चेंज आ रहा है वो पहले, और जो चीज जो रो उसके अंदर ऐड की जा रही है या जिसका मल्टीपल ऐड किया जा रहा है वो बाद में। तो R1 का मल्टीपल ऐड किया जा रहा है वो बाद में, R3 चेंज होगी, R1 और R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको एज इट इज आप लिखेंगे 1 -2 1 एंड 0, ठीक है। और फिर ये 0 2 -8 और 8। अब जो वहां मैंने किया था R3 + 4 R1, उसका क्या रिजल्ट आया था, 0 और -3 और 13 और ये -9, ठीक है। इसी तरह अब मुझे, पहले मैं एक्विलिन फॉर्म की तरफ जा रहा हूं। एक्विलिन फॉर्म में क्या है, डायगोनल्स के नीचे 0 चाहिए,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप पहले डायगोनल एंट्री को अगर 1 कर लें तो आपके ऑपरेशंस बहुत आसान हो जाते हैं। यहाँ पे तो मेरे पास डायगोनल एंट्री 1 थी पहले, तो ये तो थी 1 रो 1 के, जिससे मैंने एंट्री को करना था, यानी कि आपने एंट्री A11 को, A22 को, A33 को 1 कर लिया करें। ठीक है, जब आप A11 के नीचे वाले सारे जीरोस करने लगते हैं तो आप मेक श्योर कि पहले आप A11 को 0 कर लें, 1 कर लें किसी तरह। जब आप A22 के नीचे वाले चीजों को और ऊपर वाली एंट्रीज को 0 करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि A22 को आप 1 कर ले। A22 कौन सी है, यानी कि जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आती है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि आपकी डायगोनल एंट्रीज को आप 1 कर लिया करें। ठीक है, इस तरह आपके रो ऑपरेशंस में आपको हेल्प आएगी। तो अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको रेज करता हूँ और हम एक दोबारा ऑपरेशन करते हैं, रो ऑपरेशंस। चलें, अब मैंने आपको कहा था कि मेक श्योर के ना आपके पास ऐसे हो जाए कि आपकी डायगोनल एंट्रीज 1, और डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये बेसिकली एक्लन फॉर्म की तरफ जाते हुए मुझे 1 के नीचे तो मैंने जीरोस कर लिए, अब मुझे 2 के नीचे जीरोस। मैं अभी बहुत मुश्किल होगा, पॉइंट्स में बात चली जाएगी कि अगर मैं इसको 0 करने लगता हूँ तो वो फिर काम खराब हो सकता है। ठीक है, पॉइंट्स में बात चली, तो पॉइंट से बचने के लिए मैंने कहा कि डायगोनल एंट्रीज को आप 1 कर लिया करें। जिस डायगोनल के ऊपर वाली एंट्रीज या नीचे वाली एंट्रीज को आप 0 करने जा रहे होते हैं उसके नीचे, यानी कि उस डायगोनल एंट्री को आप 1 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 है, मैं इसको 1 करने के लिए क्या करूंगा, ये रो 2 है तो रो 2 के अंदर चेंज आएगा और रो 2 को मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ। ठीक है, इस पूरी रो को, बाकी किसी रो में कोई चेंज नहीं आएगा तो उनको एज इट इज लिख लेते हैं, 1 - 2 1 0, और रो 2 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 2 0, और 2 डिवाइडेड बाय 2 1, -8 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट यू -4, और 8 डिवाइडेड बाय 2 विल गेट यू 4, और R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वो आएगा 0 3 0 -3 13 एंड -9। ठीक है, अब अब मेरे लिए कितना आसान है कि मुझे सिर्फ, और आप कोशिश करें कि रो ऑपरेशंस जब आप फर्स्ट कॉलम में चल रहे हैं तो आप फर्स्ट रो से ही रो ऑपरेशंस करें, और जब आप सेकंड कॉलम में कोई एंट्री जीरोस कर रहे हैं तो आप सेकंड रो से ऑपरेशंस करें, और जब आप थर्ड कॉलम के अंदर वर्क करें तो थर्ड कॉलम की एंट्रीज को अगर आप 0 बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मुझे ये 9 है ना मेरा एंट्री। ठीक है, इस 9 के ऊपर जब मैं -8 और 1 को अगर 0 बना रहा हूँ तो मुझे रो 3 के साथ ऑपरेशन करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले 9 डायगोनल एंट्री को 1 किया होगा, मुझे यहाँ से रो ऑपरेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये अब मेरी रो 2 है, मुझे तो अब इस -3 को 0 करना है। ठीक है, डायगोनल एंट्री के नीचे ये है, मुझे इस जब -3 को 0 करना है तो मैं इसके अंदर 3 टाइम्स, यानी कि R3 प्लस 3 टाइम्स R2 ऐड कर दूं तो ये -3 प्लस 3 1s are 3, ये 0 हो जाएगा। मैं अब बाकी नीचे वाली चीजों को रेज करता हूँ, फिर हम इस चीज को और डिटेल के साथ देखते हैं। होप सो आप लोगों को इसके बाद रो ऑपरेशंस की समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल करेंगे, चाहे थोड़ा टाइम लगा के कर लें। तो R3 क्या है हमारे पास, 0 -3 13 -9 प्लस 3 टाइम्स R2। R2 क्या आपके पास, 0 1 -4 और 4। मैं अब ये सारी अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 3 तो ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये बन जाएगा 3, और ये आपके सॉरी 0 को 0 जब मल्टीप्लाई, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 1s are 3, 3 into -4 will get you -12, और 3 into 4s are again 12। ठीक है, तो ये जब मैं सारे इसको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, 0 + 0 0, -3 + 0 0,
और 13 और -12 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास +1 और -9 + 12 आपको +3 दे देगा। अब मुझे अब मैं जो यहाँ मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ किस में चेंज आएगा, R3 के अंदर, ठीक है, क्योंकि R3 मैंने पहले लिखा है तो ये R1 और R2 एज इट इज रहेंगे, 1 -2 1 एंड 0 और 0 1 -4 और ये 4 और ये जो आपकी दूसरी R3 जो आप चेंज होके आई आप उसे लिखेंगे, दैट इज 0 0 1 3। अच्छा, अब ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक्विलेंट फॉर्म से भी अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं और रेड्यूस्ड एक्विलेंट फॉर्म से भी। एक्विलेंट फॉर्म से किस तरह कि ये मेरे पास इज इक्वल टू के इस तरफ है 0 4 एंड 3 और जो इस तरफ है वो ये है। अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं तो वो मेरे पास बनती है x1 और उसका 1x1 प्लस -2x2 और प्लस x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास बनती है वो है 1x2 और -4x3 इज इक्वल टू 0 और तीसरी इक्वेशन जो मेरे पास बनती है वो है 1x3 इज इक्वल टू 3। x3 की वैल्यू आप यहां से आपके पास आ गई और x3 की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे और x2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी और इसमें आप x2 की वैल्यू पुट करेंगे और x3 की तो आपको x1 मिल जाएगा। एंड फॉर द टाइम बीइंग आप इससे भी रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं और रेड्यूस्ड एक्विलेंट की तरफ जाके भी देख सकते हैं और अपना रिजल्ट वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हम तो रेड्यूस्ड एक्विलेंट की तरफ जाएंगे। रेड्यूस्ड एक्विलेंट में क्या होता है कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के नीचे हमें 0 नहीं चाहिए, हमें डायगोनल एंट्रीज के ऊपर भी 0 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 इसके नीचे सिर्फ एंट्रीज हैं तो वो 0 कर दी। ये यहाँ पे ये वाली डायगोनल एंट्री 1 है, इसके नीचे तो 0 है, ऊपर नहीं है, ठीक है। अब मैं सेकंड कॉलम में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड रो से ही काम करना है, ठीक है। तो R2, अब जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो होगा R1, ये इस -2 को मैंने 0 करना है तो R1 प्लस 2 टाइम्स R2। अब मैं अपनी R1 पहले लिखता हूँ 1 -2 1 एंड 0। अब इसके अंदर मैं R2 को अब इसके अंदर मैं 2 टाइम्स R2 जब ऐड करूंगा तो वो मेरे पास है 0 1 -4 4, ठीक है, और ये 2 टाइम्स R1 ऐड हो रहा है। अब मैं जब 2 अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 0 0, 2 1 2, 2 into -4 will get you -8, 2 4s are 8, ठीक है। इस +2 को खत्म करें क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। 1 + 0 1, ये हमारी रो 1 आ रही है अब, और -2 + 2 will get you 0, 1 and -8 will get you -7, 0 + 8 will get you 8। अब मेरे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर R2 और R3 में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ऑपरेशन है R1 + 2R2। तो R1 के अंदर जो चेंज आएगा वो ये है 1 0 -7 एंड 8। अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगा अपना R2 मेरा सेम रहेगा 0 1 -4 एंड 4 और R3 भी मेरा सेम 0 0 1 3, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है ना इसको रेज करते हैं नीचे वाले को। अब मैंने सेकंड डायगोनल एंट्री के भी ऊपर और नीचे 0 कर लिया है और थर्ड एंट्री जो मेरी है 1, ये वाली, इसके ऊपर अब मैंने जीरोस बनाने हैं। तो फिर दोबारा रो पहले -7 को 0 बना लेते हैं, ठीक है। तो -7 के लिए मुझे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, R1 प्लस 7 टाइम्स R3। अब क्योंकि मैं थर्ड कॉलम में वर्क कर रहा हूं तो मैं रो 3 को यूज करता हूं, ठीक है। तो R1 क्या है मेरा 1 0 -7 एंड 8 प्लस 7 टाइम्स R3। R3 क्या है 0 0 1 एंड 3, ठीक है। इसको जब मैं ऐड करता हूं पहले मल्टीप्लाई करते हैं 7 को, 7 0s are 0, 7 0s are 0, 7 1s are 7 और 7 3s are 21, ठीक है। अब जब मैं इस 7 को खत्म कर देता हूँ और ये 1 + 0 1, 0 + 0 0, -7 + 7 will get you 0 और 8 + 21 will get you 29। अब ये जो मेरी रो बनेगी
एक इधर रो 1 चेंज होगी क्योंकि ऑपरेशन है मेरा R1 + 7R3, ठीक है। तो रो 1 में क्या चेंजेस आएंगी, अब ये वाली आ जाएगी 1 0 0 29, ठीक है। और दूसरी रो में कोई चेंज नहीं आएगा तो वो 0 1 -4 एंड 4, और तीसरी रो में भी कोई चेंज नहीं, 0 0 1 3। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वर्क करना है और थर्ड डायगोनल एंट्री के ऊपर एक वैल्यू 0 रह गई है, उसको मुझे अब 0 करना है। वो कौन सी है, -4, यानी कि R2 कॉलम 3 में ही वर्क हो रहा है पर R2 पे ऑपरेशन होगा, रो 2 पे। रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 3, ये अब मेरा ऑपरेशन है, ठीक है। तो रो 2 क्या है मेरे पास, 0 1 -4 एंड 4 प्लस 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स R3, दैट इज 0 0 1 एंड 3। और जब मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, और 4 ones are 4, और 4 threes are 12। तो ये 0 + 0, इसको खत्म करें, ये ऐड करना है, 0 + 0 0, 1 + 0 will get you 0, sorry 1 + 0 will get you 1, -4 + 4 0, 4 + 12 will get you 16। अब ये मेरी रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1 0 0 29, और जो रो 2 है उसके अंदर चेंज आएगा, वो हो जाएगी 0 1 0 16, और रो 3 जो है वो 0 0 1 3, ठीक है। सिर्फ रो 2 में चेंज आया इस स्टेप में। अब आपकी अगर ज्यादा एबिलिटी है तो आप एक ही टाइम में 2 ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, मेक श्योर, ठीक है, अपने टाइम को सेव करने के लिए और अपने पेज को सेव करने के लिए और प्रोसेस मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो अब जो मैं, अब अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बनती है, ये इज इक्वल टू किस तरफ है, 29 16 और 3, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने लिखी थी ना, तो ये हो जाएगा 1x1 is equal to 29, that means x1 is equal to 29, 1x2 दूसरे रो से जो इक्वेशन बनेगी is equal to 16, that is x2 is equal to 16, 1x3 is equal to 3। ये आपकी आसानी के लिए इस तरह से रो ऑपरेशंस करके ऑगमेंटेड और फॉर्म में रो ऑपरेशंस करके एक्लन फॉर्म बना के या रिड्यूस एक्लन फॉर्म बना के आप अपनी अननोन्स x1 x2 और x3 के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं। और आखिर पे ये बात है कंसिस्टेंट क्या होता है, सिस्टम ये आपका कंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पर मुझे ये कुछ इस तरह से सोल्यूशन मिल जाता कि ये जो सिस्टम है, अगर यहाँ पर मैं इस अभी सिस्टम कंसिस्टेंट है क्योंकि मुझे x1 की भी वैल्यू मिल गई, x2 की भी और x3 की भी। अब इसी सिस्टम की अगर मैं आखिरी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है मैं सिर्फ इसका एक छोटी सी तब्दीली कर दूं कि मैं यहाँ पे 0 0 0 और ये फिर 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा तो ये आप कह सकते हैं कि 0x3 is equal to 3, ठीक है, 0 into something is 0 और वो 3 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, सो इट इज नॉट इज इक्वल टू। तो ऐसी किसी भी कंडीशन के अंदर के वो बात ही जस्टिफाइबल ना हो तो इट्स मीन आपका सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में फ्री वेरिएबल्स को भी डिस्कस किया है, कंसिस्टेंसी को भी डिस्कस किया है, नॉन कंसिस्टेंट को भी डिस्कस किया है। ऐसी कोई चीज हो जाए कि जैसे ये अब हुआ 0 इज नॉट इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, पर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर मैं इसी के अंदर एक और चेंजिंग कर दूं, मैं 3 को भी अब 0 कर दूं तो यहाँ पर तो ये जो है अब मैं लिख सकता हूँ कि जो 3 है ना, 0x3 is equal to 0 बिकॉज 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होकर उसको 0 कर देता है, तो यस दिस इज इक्वल टू। अब पर यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास और यहाँ पे मैं अगर इन चीजों को मैं 1 1 कर देता हूँ, ये मैं लास्ट मैट्रिक्स जो लिखी है उस पर भी काम कर रहा हूँ, तो ये अब x1 की वैल्यू मेरे पास अगर अब मैं इक्वेशंस लिखूं तो ये मेरे पास बन जाती है x1 is equal to 29 minus x3, और x2 की वैल्यू लिखूं तो वो मेरे पास बनती है 16 minus x3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि x3 की वैल्यू अननोन है, ये फ्री वेरिएबल्स हैं, फ्री वेरिएबल्स आ जाए तब भी आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है और वैल्यूज ऐसे फाइंड हो जाए तब भी सिस्टम कंसिस्टेंट है। पर अगर ऐसे हो जाए कि 0x3 is equal to
3 या कोई ऐसी बात हो जाए जो जस्टिफाइबल नहीं है, ऐसी सूरत में आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।